हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जितने भी मैं आप लोगों को जो है एमसीक्यूज करवाऊंगा सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और अभी जो FSO यानी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यूज। और काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसी से रिलेटेड जो हम लोग जो है टॉपिक से जो है कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। अदर से वीडियोस आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ की गुफाएं की अगर हम लोग बात करें तो बाघ की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये शैल चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में आती है, तो ये धार ज़िले में है दोस्तों। ठीक है, धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो धार ज़िले के जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ की जो धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ की बाघ प्रिंट है। इसे 2008 में क्या दिया गया था, तो इसे जीआई टैग दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा जीआई टैग जो है दिया गया था, जिसे इंग्लिश में जो है क्या कहा जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत कहा जाता है इसे। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जो जीआई टैग है ना, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है दोस्तों, है ना। और फिर जब 10 वर्ष हो जाते हैं तो इसके बाद इसे रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और जो ये बाघ की गुफा है दोस्तों, ये बाघिन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से याद रखिए, कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चंस आप लोगों को है पूछ लिए गए हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप लोग याद रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। वैसे अगर माने दोस्तों तो यहाँ पे जो बाघ की गुफा है ना, यहाँ पे वैसे तो 5 गुफाएं, याद रखिए कितनी गुफाएं हैं, 5 गुफाएं दोस्तों। इनकी अगर हम लोग बात करें इन 5 गुफाओं की, तो जो पहली गुफा है दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली गुफाओं की अगर हम लोग बात करें, पहली गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसे जो है ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है। किस गुफा के नाम से जाना जाता है, तो ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है। दूसरी गुफा की अगर हम लोग बात करें तो इसे पंच पांडु गुफा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, दूसरी गुफा को। और तीसरी गुफा की अगर हम लोग बात करें तो इसे हाथी खाना गुफा के नाम से जाना जाता है। चौथी गुफा की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है रंग महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पांचवी गुफा की अगर हम लोग बात करें तो इसे पाठशाला जो है कहा जाता है। तो ये जो बाघ की गुफा है दोस्तों, इनकी जो है 5 गुफाएं हैं। जो कि फर्स्ट गुफा मैंने आपको बता दी है ग्रह गुफा, दूसरी गुफा है पंच पांडु गुफा, तीसरी जो गुफा है वो हाथी खाना गुफा है, चौथी गुफा जो है वो रंग महल है, पांचवी गुफा की अगर हम लोग बात करें तो इसे पाठशाला का नाम। तो ये सारी गुफा जो है ये आप लोग याद रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। आपको ये पूछ लिया जाता है यहाँ से कई बार क्वेश्चन कि जो बाघ की गुफा है ये तीसरे नंबर की गुफा का नाम जो है वो क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, हाथी खाना। ठीक है, और इसकी अगर खोज की अगर हम लोग बात करें किसकी, जो बाघ की गुफाएं हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो खोज है डेंगर फील्ड, याद रखिएगा डेंगर फील्ड, डेंगर फील्ड ने 1818 में जो है इनकी खोज की थी इस बाघ की गुफाओं की। और ये जो गुफाएं है ना दोस्तों, इसमें जो है कुल गुफाएं 9 थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो 5 गुफाएं जो है अस्तित्व में है। और ये जो गुफा है बाकी गुफाएं, ये जो महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफा है इनके समकक्ष जो है वो मानी गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें सेकंड, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सा खनिज जो है यानी कौन सा मिनरल्स जो है वो मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो है वो समृद्ध नहीं है।
तो चलिए देखते हैं। लोहा अयस्क जो है यहाँ पे पाया जाता है, मैंगनीज भी जो है यहाँ पाया जाता है, और कोयला। लेकिन जो पेट्रोलियम है दोस्तों, यानी पेट्रोल की अगर हम लोग बात करें, वो जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है वो समृद्ध नहीं है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो ज़्यादातर जो है अदर कंट्री यानी दूसरी कंट्रियों में भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ईरान हो गया, इराक हो गया, है ना, दुबई हो गया, और भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे तेल के भंडार जो है वो काफ़ी यानी बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। ठीक है, अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जो है जल भरा रहता है, यानी हमेशा जो है दोस्तों, हमेशा यानी 12 ही महीने जो है जल भरा रहता है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। तो इन नदियों की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी, इन नदियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है वर्ष भर जो है जल जो है भरा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो यह मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है, यहाँ से जो है इसका उद्गम हुआ है। और जो सोन नदी है उसका भी जो है अमरकंटक से ही जो है यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। केन नदी की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट से है केन नदी, और यहाँ से भी जो है कई बार आप लोगों जो है MPPSC में जो है कई बार क्वेश्चन से जो है पूछे जा चुके हैं। वैसे नदी से रिलेटेड जो है हर बार आपको क्वेश्चन से जो है MPPSC में देखने को मिलता है, और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट्स है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कि जो केन नदी है, केन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है। केन नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये कटनी ज़िला, याद रखिएगा, कटनी ज़िले में जो है दोस्तों जो कैमूर पहाड़ी आती है, जिसे दमोह पहाड़ी के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो यहाँ से जो है केन नदी का जो है उद्गम हुआ है। याद रखिएगा। और लास्ट में उत्तर प्रदेश में जाकर जो है दोस्तों ये यमुना नदी में जाकर जो है मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन है ये 30 अप्रैल 1977 को जो है लगा था। याद रखिएगा। और दूसरी बार आपसे पूछ ले कि दूसरी बार जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था, तो 1980 में लगा था। और तीसरी बार आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था, तो 1992 में लगा था। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार जो है PSC आपसे जो है क्वेश्चन सब पूछ चुका है। ठीक है, और आगे भी जो है पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा है इसमें अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें तो मेलसा की अगर हम लोग बात करें तो विदिशा को जो है कहा जाता है। दसपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है मंदसौर का पुराना नाम है। ठीक है, और जो विदिशा है इसे भी जो है मेलसा कहा जाता था। ठीक है, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जितने भी आपको अभी जो वर्तमान में न्यू नाम है और इनके जो पुराने नाम जो है जब रियासतें हुआ करती थी तो इस समय जो है इनके नाम क्या हुआ करते थे, तो वो सभी आपको जो है इनके प्राचीन नाम पता होने चाहिए, क्योंकि प्राचीन नाम से रिलेटेड जो है काफ़ी बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि अभी पिछली बार या 1-1.5 साल पहले जब PSC का एग्ज़ाम हुआ था, वैसे हर साल होता है ना, तो एक क्वेश्चन जो है यानी पूछ लिया गया था कि जो दसपुर है, दसपुर अभिलेख, दसपुर अभिलेख जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो बच्चे जो है इसमें कन्फ्यूज़न हो गए थे। तो ये जो दसपुर अभिलेख यानी इसका प्राचीन नाम भी है दोस्तों, और यहाँ पर जो है मंदसौर में दसपुर अभिलेख भी है।
तो याद रखिएगा, ठीक है। गोपाचल पर्वत, यानी गोपाचल जो है यहाँ पे पर्वत है ग्वालियर में, और गोपाचल के नाम से भी जो है ग्वालियर को जो है जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, ठीक है। महेशमती जो है उज्जैन से संबंधित है, ना कि मंडला से। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत, यानी मतलब जो है ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है, और इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी छठा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 12 साल में जो कुंभ का मेला है वो कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। प्रयागराज पे मत चले जाइएगा, है ना। प्रयागराज, प्रयागराज की भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन ज़िला है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन ज़िला है, यहाँ पे 12 वर्ष में, याद रखिएगा, 12 वर्ष में एक बार जो है यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। किस नदी के किनारे? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मंदिर किसका है? तो महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? तो ये उज्जैन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है दोस्तों। मैं जितने भी आप लोगों को जो है क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स है। उज्जैन की अगर एक खास बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे जो उज्जैन में जो है बाटिक प्रिंट्स है, उज्जैन के जो बाटिक प्रिंट्स है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। यहाँ के जो बाटिक प्रिंट्स है, इसे भी जो है जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो इससे जो जीआई टैग दिया गया है बाटिक प्रिंटों को, तो 2023 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा फैक्ट्स हैं। तो आप लोगों को जितने भी मध्य प्रदेश के जीआई टैग है, ओडीओपी है, ये सभी आप लोगों को जो है याद होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, और इस प्रकार के जो है क्वेश्चन हर बार जो है ये पेपर्स में बन रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो उज्जैन हो जाएगा। प्रयागराज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी जो है 12 वर्ष में जो है एक बार जो है कुंभ का मेला जो है लगता है, यानी प्रयागराज में, ठीक है। पहले इसका नाम जो है इलाहाबाद जो है वो हुआ करता था, अभी वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, ठीक है। सारी फैक्ट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है शिव जी के ज्योतिर्लिंग के लिए जो जाना जाता है, और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चित्रकूट की अगर हम लोग बात करें तो सतना ज़िले के अंतर्गत आता है ये, और राम जी का स्थान जो है वो माना जाता है, ठीक है, चित्रकूट में। काफ़ी इम्पोर्टेंट से है, मतलब जब वनवास के लिए जो है राम लक्ष्मण और सीता माता जब निकली थी, तो यहाँ पे जो है वो रुके थे, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी कई बार जो है क्वेश्चन सब पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी है? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों के साथ में जुड़े है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान, याद रखिएगा कौन सा राज्य है? राजस्थान है। उसके बाद में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। और गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात। ये 5 राज्य जो है मध्य प्रदेश की सीमा से जो है टच होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कौन सा राज्य टच करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम आपसे पूछ ले कि कौन सा राज्य जो है मध्य प्रदेश की सीमा से जो है वो टच करता है, यानी कम, तो ये गुजरात है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बाकी पांचों राज्य जो है याद रखिएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? यानी यमुना में जो है कौन सी नदी नहीं मिलती है?
तो इनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो चंबल नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, चंबल नदी जो है राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान में जो है प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है चंबल नदी। तो ये जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के महू यानी इंदौर के पास में महू स्थान है, वहाँ की जहना पहाड़ी से जो है इस चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये जो चंबल नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में जो है ये नदी जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है। ठीक है, सेकंड नदी देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो जो बुंदेलखंड का पठार, याद रखिएगा, यानी रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है, ठीक है, रायसेन जिले का कुमरा गांव है, यहाँ से जो है बेतवा नदी का जो है उद्गम हुआ है। और ये नदी जो है दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये भी जो है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट से याद रखिएगा, यानी दोनों नदी जो है कहाँ जाकर मिल जाती है, तो यमुना नदी में। और अब हम बात करेंगे सोन नदी की। सोन नदी जो है दोस्तों ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी जो है अमरकंटक यानी अनूपपुर ज़िले का जो अमरकंटक स्थानीय पहाड़ी है वहाँ से जो है ये नदी निकलती है। और ये जो नदी है दोस्तों ये कहाँ जाकर जो है मिल जाती है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो बिहार के समीप, यानी जो राम, यानी जिसे हम आज दानापुर के नाम से जो है जाना जाते हैं, वहाँ पे जो है गंगा नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वहाँ पे जाकर जो है ये नदी जो है मिल जाती है, सोन नदी। तो याद रखिएगा, और हमसे क्या पूछ रहा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा राइट हो सकता है। बाकी हम नीचे का भी देख लेते हैं कि जो काली सिंध नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो काली सिंध नदी जो है दोस्तों ये देवास ज़िले का जो बागली गांव है यहाँ से जो है सिंध यानी जो काली सिंध नदी का जो है उद्गम हुआ है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो नदी है दोस्तों ये उत्तरी ज़िले, यानी आपको सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये जो काली सिंध नदी है ये देवास के बागली गांव से निकलकर जो है राजस्थान में कोटा नदी, सॉरी, चंबल नदी में जाकर जो है ये काली सिंध नदी जो है मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी नदी जो है, और जितनी भी मैं आप लोगों से नदियाँ करवा रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। और जितनी भी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ सारे याद रखा करिए। टॉपिक अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें से नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9th क्वेश्चन देखेंगे। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो है खंडवा, नर्मदापुरम है दोस्तों, ये होशंगाबाद नहीं अब नर्मदापुरम हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा और हरदा भी है, याद रखिएगा हरदा, ठीक है। इन जिलों में जो है कोरकू जनजाति जो है पाई जाती है, ठीक है। और कोरकू जनजाति जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की चौथे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रथम नंबर की सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील है। सेकंड नंबर की जो है सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कोल है। और चौथे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कोरकू है। पाँचवें नंबर की सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति है, ठीक है। तो ये सारी जनजाति जो है क्रम वाइज याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का जो है कितना परसेंट निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में जो है भारत की जनसंख्या का जो है वो कितना परसेंट जो है निवास करती है, तो 5.99%, यानी आपको सिंपल सी भाषा में जो है 6% भी जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये सारे ही पॉइंट से याद रखिएगा। और तेलंगाना का जब गठन हुआ था दोस्तों भारत में, तो इसके बाद में जो भारत में जो स्थान था मध्य प्रदेश का वो 5वां था। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है सारे, जितने भी मतलब मैं फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स होते हैं, सारे ही याद रखा करिए। ठीक है, या फिर नोट भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11th यानी 11वां क्वेश्चन देखेंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कृष्ण मृगों के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? तो 230 है। कितनी है दोस्तों? 230। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति यानी सो है जो राज्यपाल होता है दोस्तों, ये क्या करता है, राज्यों में एक सीटें जो है मनोनीत करता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्या करता है, मनोनीत यानी निर्वाचित सदस्य मनोनीत करता है, याद रखिएगा। तो इसको मिलाकर जो है दोस्तों 231 हो जाती है। ठीक है, आपको 230 ऑप्शन में मिले तो 230 लगाइएगा, 231 मिले तो 231 ऑप्शन में लगाइएगा। ए और बी दोनों दिखे आपको तो दोनों ही ऑप्शन आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आपको टिक करना है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा की जो सीटों की जो जनसंख्या मतलब सीटें जो है वो कितनी है राज्यसभा की? तो 11 है, याद रखिएगा। और लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो लोकसभा की आपसे पूछ ले तो 29 यानी 29 सीटें। ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में संभाग अभी कितने हैं? तो 10 संभाग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 230 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मालवा का जो पठार है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो मालवा का पठार है दोस्तों, ये दक्षिण से, याद रखिएगा, दक्षिण से पश्चिमी भाग में जो है मालवा का पठार जो है फैला हुआ है। और ये जो पठार है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट से है, यहाँ से कई बार जो है आप लोगों से पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 28.6% जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यही पठार से जो है सबसे ज़्यादा जो है नदियाँ निकली हुई है। तो इनकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ से कौन कौन सी जो है नदियाँ निकली है, तो इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस पठार से जो है दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और जो चंबल नदी है, नर्मदा और जो चंबल नदी है, इसके मध्य में जल विभाजक का काम करती है दोस्तों ये नर्मदा और चंबल नदी। तो याद रखिएगा। और मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करें तो इस मालवा को जो है यानी इस पठारी प्रदेश को जो है नदियों का मायका भी जो है कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो सिगार चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, सिगार चोटी। ठीक है, इस सिगार चोटी की अगर हम लोग बात करें तो 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है, मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है ये 500 मीटर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 14वां। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि को जो है सुदृढ़ बनाना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो समाज सेवा, याद रखिएगा क्या है, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है?
तो इंदिरा गांधी पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इत्रदार महल कहाँ स्थित है। तो जो इत्रदार जो महल है दोस्तों, ये रायसेन दुर्ग में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और आपको किले यानी मतलब जिसे दुर्ग भी कहा जाता है, ये सभी आप लोगों को है याद होने चाहिए। और कौन सा किला किसने बनवाया है और कब बनवाया है, किस शताब्दी में बनवाया है, किसकी दरगाह यानी मतलब किसे की जो मृत्यु है कहाँ पर हुई है, ये सभी जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17वां। देश का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो जो भदभदा है दोस्तों भोपाल में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है देश का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र है वो यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये भोपाल। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष जो है की गई थी। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है 21 मार्च, याद रखिएगा 21 मार्च 1969 को। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में निर्यात निगम, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1977 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो ये भोपाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में वित्त निगम, मध्य प्रदेश में वित्त निगम का जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है दोस्तों, तो इंदौर में है। और जो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो वित्त निगम की जो स्थापना है 1955 में जो है इंदौर में की गई दोस्तों। ठीक है, और निर्यात निगम की जो स्थापना है 1977 में भोपाल में की गई थी। ये सारे फैक्ट्स जो है याद रखिए, कई बार जो है यहाँ से उद्योग निगम से रिलेटेड जो है काफ़ी जो है क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, कभी इसका सन पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है यानी उद्योग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है याद रखा करिए, या फिर नोट भी करिए, नोट कर लिया करो ताकि जो है लंबे समय तक के याद रहता है नोट की हुई चीज़ें। ठीक है, इम्पोर्टेंट होती है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, मालवा के पठार की जो नदियां है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मालवा के पठार की नदियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो नदियाँ है वो छिप्रा है, चंबल है, काली सिंध नदी जो है ये मालवा के पठार की है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों सभी नदियाँ, जितने भी ये मध्य प्रदेश की नदियाँ है। वैसे तो मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका कहा जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है मध्य प्रदेश में ही है। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरना नदी, जो बरना नदी है नहरों से किस ज़िले में सिंचाई की जाती है, बरना नदी से। तो जो रायसेन जिला है दोस्तों, याद रखिएगा रायसेन जिले से बरना नदी जो है इससे सिंचाई की जाती है रायसेन जिले में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और इसे जो है दोस्तों बरना परियोजना के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है घुमा के पूछा है। ठीक है, वैसे तो एक सही है कि जो बरना नदी है उससे सिंचाई कहाँ से की जाती तो रायसेन जिले में, लेकिन जो बरना नदी पर जो है बांध यानी जो परियोजना बनाई गई है उसे बरना परियोजना के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और बरना परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक यानी जो विश्व बैंक है दोस्तों, इसकी सहायता से इस बरना नदी पर जो है वृहद परियोजना को जो है निर्माण किया गया था। रायसेन जिले का
48,000, याद रखिएगा 48,000। अभी वर्तमान में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कितनी सिंचाई की जाती है, लेकिन आपको पिछले डेटा के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। 48,805 हेक्टेयर भूमि पर जो है इस परियोजना से जो है वो सिंचाई की जाती है। ठीक है। और इससे जो है कुछ हिस्से में जो है सीहोर जो ज़िला है, इसमें भी जो है इसकी सिंचाई करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 11,695 हेक्टेयर। तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एमपीपीएससी ने एग्ज़ाम मैंने मतलब क्वेश्चन सब पूछ चुका है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है यानी नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों जो है वीडियोस डालता हूँ तो आप लोगों के पास जाए और आप लोग देखें। ठीक है। और आपकी जो है तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।